सोलनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सपना और उसकी छोटी बेटी रानी साथ रहते थे। सपना के पति के देहांत के बाद घर की हालत बिल्कुल बिगड़ गई थी, जिस वजह से सपना ने काम करने का फैसला किया। हे भगवान, कुछ तो सहारा दे। कहाँ जाऊँ, कहाँ काम ढूंढूं? काश मैं थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो आज इतना परेशान ना होना पड़ता मुझे। हे प्रभु, अब आप ही मेरा सहारा हो। माफ कर दीजिए साहब, गलती से टक्कर लग गई। कोई बात नहीं बहन जी, आराम से चलिए, रोड है। इस तरह कहीं और ध्यान रहेगा तो हादसा भी हो सकता है। जी साहब, थोड़ा परेशान थी। घर चलाने के लिए कोई है नहीं और मेरी एक बेटी भी है जिसे मुझे ही संभालना है। इसी वजह से काम की तलाश में और उसकी चिंता में आपको सामने से आते हुए देखा नहीं। देखिए बहन जी, मेरे पास आपके लिए काम तो है, पर क्या आप वो काम कर पाएंगी? अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगी तो आप कल से काम पर आ सकती हैं। साहब, मुझे क्या करना होगा? देखिए, कुछ ही दूरी पर एक मंदिर बनने जा रहा है। वहाँ कुछ मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो आप वहाँ काम कर सकती हैं। जी साहब, मैं कर लूंगी काम, मुझे मंजूर है। कल से मैं आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना को काम तो मिल जाता है, मगर सपना को अब अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है कि वो इतनी देर उसे घर पर कैसे अकेला छोड़कर जाएगी। इसीलिए वो अपनी पड़ोसी के पास जाकर उसे कहती है, सीमा दीदी, आपकी कुछ मदद चाहिए थी। आपका बहुत एहसान रहेगा अगर आप मेरी मदद कर दे तो। कैसी मदद सपना? दीदी, आपको तो पता है, जब से मेरे पति गुजर गए तब से एक एक पैसे के लिए मैं परेशान रही हूँ। पर अभी मुझे एक जगह छोटा सा काम मिला है और कल से मुझे काम पर जाना होगा। तो क्या आप मेरी बेटी को स्कूल से आने के बाद अपने घर रख सकती हैं? हाँ जरूर सपना, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगी उसका। सपना की अब सारी चिंता दूर हो गई थी, पर सीमा की चिंता बढ़ने लगी थी, क्योंकि रानी सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी सीमा की बेटी से ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से सीमा और उसके पति के बीच बहुत लड़ाई हुई। और इसलिए सीमा ने कुछ ही दिन बाद सपना से कहा, सपना देखो, कुछ दिनों की बात होती तो मैं भी पूरा तुम्हारा साथ दे देती, पर मैं रोज रोज तुम्हारी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकती। कल से तुम इसे यहाँ मत छोड़ के जाना। सपना के पास अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन सपना को अपने बेटी को भी साइट पर साथ ले जाना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, हे भगवान, आपने मुझे क्यों जिंदा रखा है? अब तो आप मुझे भी मार दो। अब मेरे पास मेरा क्या ही रह गया? मेरा सब कुछ चला गया भगवान। अम्मा, रो मत अम्मा, क्या हुआ? मुझसे कहो अम्मा। सपना साधु को रोते हुए अपनी बेटी की मौत के बारे में बताती है और साधु उसे एक मोमबत्ती देते हैं और सपना से कहते हैं, अम्मा, ये मोमबत्ती जलाकर इसके आगे रोना, अपना सारा दुख बताना, देखना तुम्हारे दुख का समाधान हो जाएगा। सपना साधु के बताए हुए तरीके से उस मोमबत्ती को जलाकर उसके आगे फूट फूट कर रोती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। फिर वो जैसे ही देखती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। माँ, मैं वापस आ गई, अब तो रोना बंद करो, मैं आप ही की बेटी हूँ, मुझे गले लगा लो माँ। मैं अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दे बेटी। माँ, अब मैं वापस आ गई हूँ, तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। जब तुम कल सुबह उठोगी तो देखो, ये कितनी सारी मोमबत्ती, इन्हें बेचना और कितनी भी आंधी तूफान आए, ये मोमबत्ती बुझती नहीं है। सपना अब उन मोमबत्ती को बेचने निकलती है। जादुई मोमबत्ती ले लो, आंधी तूफान हवा ना बुझा पाएगी। इस मोमबत्ती को जादुई मोमबत्ती शुरू सब उसका मजाक उड़ाते हैं, पर धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगता है कि ये मोमबत्ती जादुई है, जिसकी वजह से ये चर्चा शहर तक पहुंच जाती है। रानी, मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना?
और ये घर सही किसने किया? पूरे घर में तो आंधी तूफान से सारी धूल मिट्टी पानी अंदर आ जाता है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये सब मैंने सही किया है। देखो, मैंने ये सब जगह मोम लगा दी है। अब कहीं से कोई पानी, कोई धूल मिट्टी नहीं आएगी। मैं हूँ ना, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सपना को इस तरह मोमबत्ती बेचते हुए और मोम की लड़की से बातें करते हुए गांव वाले उसे पागल बोलने लगते हैं और सपना से कहते हैं, सपना, अपनी बेटी की मौत के बाद से तुम पागल हो गई हो। दिन भर तुम उस मोम की लड़की से क्या बातें करती हो? और कोई जादू नहीं होता। होश में आओ सपना, भूत चुड़ैल का साया तो नहीं है ना? या तुम ही सदमे से पागल हो गई हो? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह बोलने की? वो मेरी बेटी है और आप सब पागल हैं। आप सब चले जाइए यहाँ से, अभी के अभी। देखते ही देखते वक्त गुजरता है और रानी अपने माँ को नई नई जादुई मोम की चीजें बना कर देती है, जिसे बेचकर सपना के घर की हालत सही होने लगता है। एक दिन अचानक से गांव वालों का शोर सुनाई देता है। सपना बाहर निकलती है। क्या हुआ? इतना हल्ला क्यों हो रहा है? अरे, हमारी गांव की पुलिया टूट गई, जिसकी वजह से हम अब कहीं नहीं जा सकेंगे। अब तो सारे गांव वाले यहीं भूखे प्यासे मर जाएंगे। एक यही पुल तो हमारा सहारा था, अब वो भी टूट गया। माँ, गांव वालों से कहो कोई भी परेशान ना हो, कोई भूखा नहीं मरेगा। मैं सब सही कर दूंगी। आप लोग अब इस पुल से आ जा सकते हैं। आप लोग परेशान मत होइए। ये पुल ना तो कभी पिघलेगा ना ही टूटेगा। ये बहुत मजबूत पुल है। और अगर आप लोगों को मेरी बेटी पर विश्वास नहीं है तो मैं इस पुल पर आप लोगों को चलकर दिखा देती हूँ। गांव वाले भी अब उस पुल पर चल चल कर देखते हैं। तब उन्हें विश्वास हो जाता है कि वो पुल सच में जादुई है और मजबूत भी। और फिर गांव वाले सपना से कहते हैं, सपना, हम लोगों को माफ कर देना। हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा और तुम्हारी बेटी को भी गलत समझा। हम सब शर्मिंदा है। क्या तुम दोनों हम गांव वालों को माफ करोगे? अरे, आप सब हमारा परिवार हो और परिवार वालों से गलती हो जाती है, पर आप सबको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आप सबकी बेटी हूँ। आज से इस गांव में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सपना और उसकी मॉम की बेटी सबको माफ करके घर चले जाते हैं। रानी अब सपना को कहीं बाहर नहीं जाने देती और वो अपने मॉम के जादू से नई नई चीज बनाकर उन्हें गांव में बेचकर बहुत पैसे कमाने लगती है और इसलिए अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है। दोनों एक साथ खुशी खुशी साथ रहते हैं। शाम का समय था। रुद्रपुर गांव के सभी बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तभी पौ पौ की आवाज सभी बच्चों का ध्यान उधर खींचता है। आइसक्रीम! आइसक्रीम वाला आया! चलो चलो सब आइसक्रीम खाते हैं। याहू, मेरा फेवरेट आइसक्रीम वाला आ गया। मीना रुको, मैं भी आई। सभी बच्चे दौड़कर जाकर आइसक्रीम वाला को घेर लेते हैं, लेकिन स्वाति और सोना दोनों बहनें मैदान में ही खड़ी रह जाती है। फिर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दी। तभी पीछे से आवाज आता है, आ जाओ बच्चे, उधर क्यों जा रहे हो? तुम भी आइसक्रीम ले लो। नहीं चाचा, हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे। चल स्वाति, घर चल, माँ घर पर अकेली होगी। हाँ हाँ चाचा, हम लोग आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हमें घर पर काम है। तभी सोना और स्वाति के पिताजी जोगिंदर, जो बैलगाड़ी चलाते थे, वहां से गुजर रहे थे। ओ आइसक्रीम वाले भैया, तनिक अपना दुकानिया आगे बढ़ाइए। अरे हमारी बैलगाड़ी के आगे निकले दो। इ लइकन के भीड़ आइसक्रीम खा के ही छठी है यहाँ से। क्या करबा हो भैया, हमारा कस्टमर तो यही बच्चे हैं। ये बाबू लोगन जरा बगल में हट जा, बैलगाड़िया निकल जाए दो। हाँ, अब ठीक बा। चल मेरे हीरा मोटी, सरपट चल। हो हो हो। अरे सोना स्वाति, तुम भी आकर आइसक्रीम खा लो। ये आइसक्रीम वाले भैया, इन दोनों को भी आइसक्रीम दे दो। अरे भैया, हम तो कब से कहत रही कि आके आइसक्रीम खा लो। सब बच्चे खात है,
तो खा लई, पैसा तो बाद में मिलत रही, पर ये बच्चियां मानत ही नहीं। जोगिंदर दोनों बहनों को अच्छा वाला आइसक्रीम खिलाते हुए बैलगाड़ी पर बैठकर घर ले आता है। दोनों बहनें आइसक्रीम खाकर बहुत खुश हो जाती है। माँ माँ देखो, पिताजी आ गए। हम दोनों बहनें पिताजी की बैलगाड़ी पर आए हैं। पिताजी ने हमें अच्छा वाला आइसक्रीम भी खिलाया। हाँ माँ, मलाई वाला आइसक्रीम बहुत ठंडा और मीठा था। तू खाती तो इस गर्मी में तुम्हें भी ठंडक मिलता। काश हम अमीर होते तो रोज हम ढेर सारे आइसक्रीम खाते। अच्छा कोई बात नहीं कमली, रविवार को सेठ पैसा देगा तो तुम्हें भी मलाई बर्फी खिला दूंगा। हमें नहीं खाना आपकी आइसक्रीम, पहले हमें कर्जा खत्म करना है। घर गिरवी रखी है, किसी तरह पेट काटकर सेठ से घर छुड़वाना है। सब्जी लाए हैं, मैं बोली थी ना कि सब्जी लेते आइएगा। अरे कमली, मेरे पास कुछ 40 रुपए ही थे। सभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, तभी मेरी नज़र सोना और स्वाति पर पड़ी। बेचारी मन को मारकर घर लौट रही थी, तो मैंने उन्हें उसी रुपए का आइसक्रीम खिला दिया। वाह, अब क्या बनेगा, क्या खाओगे? अरे आज शनिवार है, क्यों ना खिचड़ी बनाया जाए। पर तुझे तो खिचड़ी नहीं पसंद, तू क्या खाएगी? मेरा क्या है, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। सोना और स्वाति को बहुत दुख होता है कि उन्होंने सब्जी के पैसे का आइसक्रीम खा लिया। सोना बोलती है कि कल रविवार है और रविवार को माँ का व्रत है। माँ आज भी नहीं खाई और कल भी भूखी रहेगी। दोनों रोते रोते सो जाती है। कल दोपहर में, स्वाति जल्दी आओ, देखो ना माँ कैसे लेटी हुई है आंगन में। माँ, माँ, क्या हुआ तुम्हें? क्यों लेटी हो यहाँ? उठो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। कल भी तुमने नहीं खाया और आज भी भूखी हो। छोड़ दो ये व्रत, इतने दिन से कर रही हो, लेकिन हम गरीब के गरीब ही है। ऐसा नहीं कहते बेटी, व्रत तो हम शांति के लिए करते हैं, मन की शुद्धि के लिए करते हैं। लेकिन हम अमीर क्यों नहीं है? पिताजी इतने मेहनत करते हैं, सर्दी गर्मी धूप बरसात सभी दिन काम करते हैं, फिर भी हम गरीब ही है। कमली के पास स्वाति के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो जाती है। अब चुप भी रहो स्वाति, माँ को आराम करने दो। तुम पंखा झेलो और मैं पैर दबा रही हूँ। इसी तरह गरीबी में उनकी ज़िंदगी चल रही थी। आइसक्रीम वाला रोज़ गांव में आता, सभी बच्चे खाते, लेकिन दोनों बहनें मन को बहलाकर रह जाती। एक दिन, दीदी क्या तुम्हें उस दिन वाला आइसक्रीम का स्वाद याद है? कितना टेस्टी था। क्या हम लोग फिर कभी आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे? ऐसी बात नहीं है, जब पिताजी के पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे तो हम भी आइसक्रीम खाएंगे। अरे पिताजी आ गए, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए पिताजी? वो बेटा फटाफट तैयार हो जाओ, आज सेठ जी के बेटी की जन्मदिन है, पूरे परिवार के साथ आने को बोला है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप इन दोनों को लेकर चले जाइए। दोनों बहनें पिताजी के साथ पार्टी में पहुंचती है। पार्टी बहुत शानदार थी। अगल बगल गांव के रईसों के बच्चे कीमती कपड़े पहन आए हुए थे। केक काटने के बाद स्वादिष्ट खाना खाकर सभी आइसक्रीम के मजे ले रहे थे। दोनों बहनें आइसक्रीम के ठेले के पास जाती है। आइसक्रीम वाले भैया, हमें भी एक आइसक्रीम देना। अरे तुम लोग पार्टी में कैसे घुस आए? पता नहीं कि यहाँ पार्टी चल रही है? पता है, मेरे पिताजी के सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, तभी तो हम आए हैं। ठीक है, उधर साइड में रहो, जब इन लोगों से बचेगा तब तुम्हें देंगे। भैया एक ही आइसक्रीम दे दो, हम उसी में बांट कर खा लेंगे। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई एक आइसक्रीम लेने वाली। कभी अपने पैसे से आइसक्रीम खाई है? मुफ्त के खाने के लिए पूरा परिवार दौड़ चली आई। सोना को बहुत बुरा लगता है। वो स्वाति का हाथ पकड़ खींचते हुए अपने पिताजी के पास आती है। फिर सभी घर चले आते हैं। दोनों बहनों को नींद नहीं आती है। तुम्हें बहुत मन था ना आइसक्रीम खाने की? हाँ दीदी, लगता है इस जन्म में हम कभी आइसक्रीम का स्वाद नहीं ले पाएंगे। ऐसा नहीं सोचते पगली, रात 2 बज रहे हैं, चल सो जा।
बाहर बादल गरज रहे हैं और बिजली भी चमक रही है। कल माँ को भी पिताजी डॉक्टर से दिखाने ले जाएंगे। दीदी, गर्मी लग रही है, चलो ना थोड़ी देर आंगन में बारिश को देखते हैं। ठीक है, चल। दीदी, वो सफेद बादल को देखो, काले बादलों के बीच कैसे चमकते हुए आ रहा है, मानो आइसक्रीम का ठेला हो। तू आइसक्रीम भूल ही नहीं सकती। अब बादल में भी तुम्हें आइसक्रीम नजर आ रही है। थोड़ी देर में बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं। दीदी देखो, बर्फ के गोले। मैं ना कह रही थी कि आइसक्रीम के ठेला जैसा बादल है। काश ये बर्फ मलाई से मिलकर आइसक्रीम बनकर हमारे आंगन में बरसता। तभी जोरदार बिजली चमकती है और बादल गरजता है। उसके साथ ही सोना और स्वाति का आंगन में आइसक्रीम का बारिश होने लगता है। दीदी ये देखो, आइसक्रीम! सचमुच भगवान देर सवेर हमारी बातें सुन लेते हैं। वाह, सचमुच खाकर देखना, इतना टेस्टी आइसक्रीम आज तक नहीं खाए हमने। वो देखो, वही सफेद बादल का आइसक्रीम ठेला से ये आइसक्रीम हमारे यहाँ गिर रहा है। दोनों बहनें खूब आइसक्रीम खाती है और मटके में भरकर रख लेती है। सुबह जोगिंदर कमली को लेकर डॉक्टर से दिखाने शहर जाता है। डॉक्टर बोलता है कि कमली को कैंसर है, अभी शुरुआत ही है, इसलिए 1 सप्ताह के अंदर ऑपरेशन करने से ठीक हो जाएगा, नहीं तो बाद में मरीज को बचा पाना मुश्किल है। दोनों वापस घर आ जाते हैं। डॉक्टर क्या बोले पिताजी, माँ का तबीयत को क्या हुआ है? डॉक्टर बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मरीज को बचाना मुश्किल है। ऑपरेशन में 5 लाख रुपए लगेंगे। पता नहीं, अब तो भगवान ही मालिक है। तभी आइसक्रीम वाला दरवाजे पर आवाज लगाता है, आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो। स्वाति दौड़कर अंदर से आइसक्रीम वाला मटका ले आती है। आइसक्रीम वाले चाचा, 1 मिनट रुकना, ये मटके में कुछ आइसक्रीम है, इसको बेचकर पैसा दे दीजिए, हमारी माँ का ऑपरेशन करवाना है। अरे वाह बेटा, मैं 40 वर्षों से आइसक्रीम बेच रहा हूँ, लेकिन ऐसा टेस्टी आइसक्रीम आज तक नहीं देखा। लाओ, मैं बेचकर तुम्हें शाम को पैसे दे दूंगा। शाम को आइसक्रीम वाला 300 रुपए लाकर देता है। सभी आंगन में बैठे थे। तभी दीदी देख लो, कल वाला वही सफेद आइसक्रीम ठेला वाला बादल। अरे हाँ, सचमुच वही बादल है। विश्वास नहीं हो रहा, वो हमारे तरफ हो आ रहा है। हाँ दीदी, काश आज भी हमारे आंगन में आइसक्रीम की बारिश हो जाए। पिताजी हट जाइए बादल से, कुछ गिर रहा है। कुछ नहीं पगली, ध्यान से देख, आइसक्रीम है। वाह, हे भगवान, मेरा पूरा आंगन आइसक्रीम से भर दीजिए। कसम से एक भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, सारा बेचकर माँ का ऑपरेशन करवाऊंगी। सारा आंगन आइसक्रीम से भर जाता है। जोगिंदर सुबह में आइसक्रीम वाला चाचा को बुलाकर ले आता है। चाचा अगल बगल के सारे आइसक्रीम ठेले वाले को बुलाकर ले आते हैं। टेस्टी आइसक्रीम हाथों हाथ साफ हो जाता है। सभी जमकर कमाते हैं। अब रोज जादुई बादल आइसक्रीम का ठेला जोगिंदर के आंगन को आइसक्रीम से भर देता है। अब सोना स्वाति ब्रांड आइसक्रीम का ठेला शहरों में भी धूम मचा देता है। कमली का ऑपरेशन भी हो जाता है। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की महिला अपने बेटे प्रकाश और बहू रजनी के साथ रहती थी। प्रकाश अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता और जैसे तैसे उनका परिवार का गुजारा होता था। पैसों की कमी की वजह से सावित्री हमेशा चिढ़ी रहती थी और अपना गुस्सा ज्यादातर अपनी बहू रजनी पर उतारती थी। रजनी एक बहुत ही नेक दिल की महिला थी और उसे जब भी मौका मिलता पशु पक्षियों की सेवा करती थी। जैसे वो किसी गाय को कभी खाना खिलाती या चिड़ियों को दाने देती। पर सावित्री को ये सारी चीजें फिजूल खर्च लगती थी और हमेशा रजनी को ये सब करने से मना किया करती थी। एक दिन, बहू जल्दी से खाना लगा दो, मेरा बेटा भूखा होगा। जी माँ जी, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैंने अभी चिड़िया के मटकी में पानी रखा है, हाथ धोकर अभी टेबल पर खाना लगा देती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन चिड़िया गाय भैंसों को तुम खाना पीना देना बंद कर दो, ये सिर्फ गंदगी फैलाती है। तुम्हें ये खाना थोड़ी ला कर देंगी, ना तुम्हारा कोई फायदा करेगी। माँ जी,
कभी कभी बिना फायदे के भी काम करना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाले का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी ये बेवकूफियां मैं जरूर देख रही हूँ। रजनी, जल्दी से खाना लगा दो, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। बेटा, तुम्हारा खाना लग रहा है, मैं तब तक तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे ये क्या, घड़े में तो पानी नहीं है। रजनी, तुमने सारा पानी चिड़िया की मटकी में डाल दिया। मेरे बेटे के लिए एक बूंद भी पानी नहीं रखा। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं भाग कर जाती हूँ और कुएं में से पानी लेकर आती हूँ। रजनी बड़ी तेज से कुएं से पानी लेकर आई। फिर प्रकाश, सावित्री और रजनी बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद प्रकाश अपने काम पर चला जाता है। बहू, अब अपनी इस बेवकूफियों को बंद करो। हमारे पास न इतने पैसे हैं और ना ही इतने साधन कि हम पशु पक्षियों की मदद कर सके। माँ जी, आप चिंता न कीजिए, अब से मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी कि पहले मैं घर का सारा काम निपटा लूं, उसके बाद मैं ऐसा कुछ करूं। इतने में एक सफेद गाय रजनी के घर के सामने आती है। उस गाय की आवाज सुनकर रजनी भागकर घर के बाहर जाती है और बचा हुआ खाना उस गाय को देती है। रजनी गाय को खाना दे देती है और गाय उसे बड़े प्रेम से खा लेती है। तभी रजनी ने देखा गाय के गले में एक पान लटक रहा है। वो पान कोई साधारण पान नहीं था, वो चमकीला और रंगीन पान था। रजनी उस पान की तरफ देख ही रही होती है कि तभी वो पान उस गाय के गले में से गिर जाता है। जैसे ही पान नीचे गिरती है, एक घंटी की आवाज आती है। रजनी अचंभे में पड़ जाती है। एक पान में से एक घंटी की आवाज। वो पान को उठाती है और उसे थोड़ा सा हिलाती है। पान को हिलाते ही उसमें से घंटी की आवाज आने लगी। रजनी समझ जाती है ये कोई साधारण पान नहीं। वो पान को घर के अंदर रख लेती है। कुछ देर में पान को घुमाकर देखती है तो उसकी दूसरी तरफ कुछ लिखा होता है, सच्चे मन से जो भी मांगो क्षण भर में पा जाओगे। इस पानी की तकलीफ से तो सारे गांव वाले परेशान हो चुके हैं। किसी को एक गिलास पानी भी पीना होता है तो धूप में खड़ा होकर कुएं तक जाना पड़ता है। काश ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रजनी के ये कहते ही उस जादुई पान में से घंटे की आवाज आती है। उसके बाद तो चमत्कार हो जाता है। रजनी के घर के ठीक सामने जमीन से पानी निकलने लगता है। पानी की धार इतनी तेज होती है, सब लोग वहाँ एक पानी का कुआं बना देते हैं और आसपास के सभी लोग वहाँ पानी भरने लग जाते हैं। ये देखकर रजनी बहुत खुश हो जाती है। अरे बहू, तुमने देखा, बाहर पानी का कुआं बना है। आज के बाद से हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ जी, ये तो गाय माता की देन है। आप कहती थी ना कि कभी कुछ फायदा नहीं होगा। आप देखिए कितना फायदा हुआ, पानी की दिक्कत चली गई। रजनी फिर सावित्री और प्रकाश को जादुई पान के बारे में सारी बातें बताती है। बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। तुम्हारा जितना मन हो तुम पशु पक्षियों की मदद करो, इन्हें खिलाओ पिलाओ, प्यार करो। अब मैं समझ चुकी हूँ कि इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं है। इतने में गाय माता फिर से आकर रजनी के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होती है। रजनी से पहले उसकी सास सावित्री गाय के लिए खाना लेकर जाती है और जाकर अपने हाथों से गाय को खाना खिलाती है। ये देखकर प्रकाश और रजनी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। रजनी, तुमने तो इस जादुई पान की मदद से सबका भला कर दिया। कुछ भला हम लोगों का भी कर दो। रजनी जादुई पान को हाथ में लेकर अपने मन में कहती है, माँ जी की जितनी भी गहने की ख्वाहिश है पूरी की जाए। अचानक अलमारी में इतने गहने आ जाते हैं कि बाहर गिरने लगते हैं। ये देखकर सावित्री खुशी से झूमने लगती है और अपने बहू को खुशी से गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से अब उनका घर काफी खुशहाल हो जाता है। ना उन्हें पैसों की कमी होती, ना ही खाने पीने की। कुछ ही महीनों बाद अब सावित्री गाय माता का दिया हुआ जादुई पान का उपकार भूल चुकी होती है। उसका घमंड और चिड़चिड़ापन वापस आ जाता है। सोफे पर बैठी बैठी सावित्री एक दिन सोचती है, मेरे पास अब तो पैसे की कमी नहीं है, फिर भी सब लोग मुझसे ठीक से व्यवहार नहीं करते। इतना पैसा होने के बाद भी लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? पर ऐसा क्यों? सावित्री के दिमाग में एक आइडिया आता है।
वो रजनी के कमरे से जादुई पान ले लेती है और जादुई पान को हाथ में लिए अपने मन में सोचती है कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाए। तभी जादुई पान में से घंटी की आवाज आती है, लेकिन उसके बाद सावित्री की आवाज जैसे गायब हो जाती है। वो मुंह खोलती लेकिन कुछ आवाज नहीं निकलती। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो गया। वो रोते हुए अपनी बहू रजनी के पास जाती है, लेकिन उसे कुछ भी बता नहीं पाती क्योंकि उसकी आवाज नहीं है। रजनी सावित्री की दुविधा समझती है और जादुई पान हाथ में लेकर मांगती है, माँ की आवाज वापस आ जाए। और तुरंत ही आवाज वापस आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहू, मुझे तो लगा था कि मैं जिंदगी भर गूंगी ही बनकर जीऊंगी। पर माँ जी, आपने जादुई पान से ऐसा क्या मांगा था जिसके लिए आपकी ये हालत हो गई? मैंने बस इतना मांगा कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाए। पता नहीं क्यों इस जादुई पान ने मुझे गूंगा कर दिया। माँ जी, मुझे तो इससे यही पता चलता है कि सब लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आपकी जुबान कड़वी है। आप थोड़ा प्यार से बात करना सीख लीजिए, सब लोग खुद व खुद आपसे प्यार करने लग जाएंगे, आपसे बात करने लगेंगे। सरोजिनी को रजनी की बात समझ आती है और उसकी बात मानते हुए वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाती है। उस दिन के बाद से सावित्री गांव के लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों से भी बड़े प्यार से बर्ताव करती और उनकी खूब मदद किया करती है।